अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर 3 को आगे लेके चलते हैं और आज हम करने जा रहे हैं एल्गोरिथम्स की कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे इस क्लास में। उसके अलावा आपको बताता चलूं, हमारा पहला एल्गोरिथम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS, राइट। इसमें कुछ चीजें मैं आपको पहले बताता चलूं कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है कि प्रोसेसर जो है वो प्रोसेसेस को किस तरीके से स्विच करता है, किस प्रोसेस को पहले डील करेगा, किस प्रोसेस को बाद में डील करेगा, ये हम आज एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, राइट। अच्छा, इसमें देखें आपको कुछ हेडिंग्स नजर आ रही होंगी, प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम एंड इसके अलावा बर्स्ट टाइम, ठीक है। तो प्रोसेस आईडी जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस रेडी क्यू में मौजूद हैं एग्जीक्यूशन के लिए। इसी तरह आपके पास अराइवल टाइम है, अराइवल टाइम कि ये प्रोसेसेस किस किस टाइम के ऊपर अराइव हुए हैं, राइट। और बर्स्ट टाइम को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं। देखिए, एक प्रोसेस जो होता है उसकी लाइफ में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि एक प्रोसेस किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस से डेटा रीड कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं ये बेसिकली इस प्रोसेस का IO बर्स्ट है, या इनपुट या आउटपुट डिवाइस से ये किसी डेटा रीड कर रहा है। लेकिन अगर एक प्रोसेस जो है वो प्रोसेसर की एग्जीक्यूशन के साथ है, यानी कि प्रोसेसर को यूज कर रहा है और प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जिस टाइम तक वो उसे एग्जीक्यूट करेगा उस टाइम को हम कहेंगे कि ये हमारा बर्स्ट टाइम है, राइट। तो बर्स्ट टाइम किसे कहते हैं? जब एक प्रोसेसर को यूज कर रहा हो उस टाइम पे जो टाइम काउंट होगा उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, आपका बर्स्ट टाइम है। आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि बर्स्ट टाइम और IO बर्स्ट किसे कहते हैं। IO बर्स्ट उसे कहते हैं कि जब कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस से डेटा रीड कर रहा हो आपका प्रोसेस, लेकिन जब आपका प्रोसेसर से एग्जीक्यूशन ले रहा हो उस टाइम को हम कहेंगे कि ये इस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है। देखिए, अब बेसिकली इस एक प्रोसेस के अंदर इन दो चीजों के अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं होगा। तो आज हम एल्गोरिथम्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला प्रॉब्लम है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से रेलिवेंट, तो शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास 4 प्रोसेसेस गिवन है, उनका डिफरेंट अराइवल टाइम है और डिफरेंट बर्स्ट टाइम है। इन तमाम तर प्रोसेसेस को हम विजुअली पहले सॉल्व करते हैं यूजिंग गैंट चार्ट से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चार्ट बना लेता हूं इसका। अच्छा, सबसे पहले आप देखें, एक बात याद रखिए कि आपका जो गैंट चार्ट है वो स्टार्ट होगा कहां से? 0 से, राइट। तो बेसिकली आपका जो प्रोसेस है 0 के ऊपर कौन सा प्रोसेस अराइवल हुआ है, आप सबसे पहले ये देखें। अच्छा, एक चीज याद रखें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हम मोड जो है वो नॉन प्रीम्प्टिव यूज करेंगे। मतलब नॉन प्रीम्प्टिव का क्या है कि अगर एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो वो जब तक अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक वो प्रोसेसर को छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि लेट्स से अगर P1 है आपके पास, ठीक है, और उसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम यानी कि बर्स्ट टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो ये प्रोसेस जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि 1 सेकेंड तक नहीं चलेगा, तब तक ये प्रोसेसर को नहीं छोड़ेगा। और उसके अलावा हमारे पास क्राइटेरिया क्या है? अराइवल टाइम। मतलब क्या कि हमने इन प्रोसेसेस को डील करना है अकॉर्डिंग टू देयर अराइवल टाइम, क्योंकि हमारे पास एल्गोरिथम कौन सा है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि 0 सेकंड पे आपने देखना है कोई प्रोसेस अराइव हुआ है। आप लोग देख लें कि 0 सेकंड के ऊपर कोई प्रोसेस आपका अराइव हुआ है। जी, आपका P1 0 सेकंड के ऊपर अराइव हुआ है, ठीक है। तो P1 को आप उसके बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग चला लेंगे, ठीक है। तो P1 को आपने कितने सेकंड तक चलाना है? 1 सेकंड तक। क्यों? क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम ही 1 है, ठीक है। उसको जॉब परफॉर्म करने के लिए टोटल सेकंड कितने हैं? 1 सेकंड है। तो उसके बाद वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो आप किस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। तो ये कितना एग्जीक्यूट होगा आपके पास? 1 सेकंड तक, ठीक हो गया, राइट। अब हमारे पास आ जाता है, देखते हैं कि 1 सेकंड के ऊपर कोई दूसरा प्रोसेस अराइव हुआ है आपके पास। तो सेकंड देखें, 1 सेकंड के ऊपर आपके पास P2 अराइव हुआ है, ठीक है। आप देखें P2 आपके पास अराइव हुआ है 1 सेकंड के ऊपर। तो अब हमें किसे चलाना है? और कोई प्रोसेस है ही नहीं, तो आपने P2 को चलाना है, ठीक है। P2 को चला लें। अब एक क्वेश्चन रेज होता है, इसका टाइम बर्स्ट क्या है? बर्स्ट टाइम 2 सेकंड्स। तो ये 2 सेकंड्स तक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जब तक इसका टाइम खत्म नहीं होगा ये तब तक प्रोसेसर को लीव नहीं करेगा। तो ये कितने सेकंड तक चलेगा हमारे पास? ये हमारे पास चलेगा 2 सेकंड्स तक। तो पहला वाला जो P1 है वो हमारे पास 1 सेकंड तक चल चुका है, राइट। तो अब ये 1 सेकंड तक चला, अब इसको हमने 2 सेकंड तक चलाना है। तो 1 + 2 आपके पास क्या हो गया? 3, यानी कि टोटल एग्जीक्यूशन आपके प्रोसेसर ने कितने तक कर ली? 3 सेकंड्स तक कर ली। अब
आगे हमने देखना है कि कौन सा प्रोसेस। अब 3 पे देखें कोई प्रोसेस अराइव हुआ है? 3 पे कोई प्रोसेस अराइव नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे? अब जब एक प्रोसेस है ही नहीं तो प्रोसेसर क्या रहेगा? आपका आइडल स्टेट के अंदर रहेगा, वो एग्जीक्यूशन नहीं करेगा कोई भी, राइट? यानी कि 3 to 4 उसकी स्टेट क्या होगी? आइडल होगी, उसने कोई जॉब परफॉर्म नहीं करना, राइट? अब 4 सेकंड के ऊपर आप देख लें कि आपके पास कोई प्रोसेस अराइव हुआ है। यस, आपके पास P3 4 सेकंड के ऊपर अराइव हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है? 4 सेकंड के ऊपर P3 को चलाना है, ठीक है? तो P3 का बर्स्ट टाइम क्या है? 4। तो आप यहां पे लिख लें P3, और कितने टाइम यूनिट्स तक, कितने टाइम क्वांटम तक चलेगा ये? 4 सेकंड तक। तो 4 + 4 आपके पास क्या आ गया? 8, राइट? तो आप यहां पे लिख दें 8। ठीक हो गया जनाब। अब आपके पास है P4, लास्ट प्रोसेस है, देखिए वो अराइव हो चुका है। यस, हम 8 सेकंड तक जा चुके हैं और 5th सेकंड पे वो अराइव हो चुका है, राइट? तो आपने इसको सिंपल चला लेना है P4 को 5 टाइम यूनिट तक। क्यों? क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम क्या है? 5 है, राइट? तो 8 + 5 आपके पास आ गया 13, राइट? अब जरा देखें आप यहां पे, आपके पास यहां आ गया 13। अब ये आपका टोटल गैंट चार्ट बना है इस एल्गोरिथम का। जो प्रॉब्लम हमें दी गई थी ये उसका गैंट चार्ट बना है आपके पास, राइट? अब ये तमाम तर चीजें देख के आपने इसका टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है? अच्छा, इसमें देखिए टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि एक प्रोसेसर ने एक प्रोसेस को कितने टाइम में एग्जीक्यूट किया। टर्न अराउंड टाइम इसे कहते हैं, जो हमने शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में डिटेल में डिस्कस भी किया था। और वेटिंग टाइम क्या होता है कि एक प्रोसेस ने कितना वेट किया है सीपीयू की एग्जीक्यूशन के लिए। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, राइट? अच्छा, एक बात याद रखें, अभी तो ये काफी ज्यादा सिंपल एल्गोरिथम्स है, इस वजह से आपको काफी ज्यादा आसान लग रहा है कि इसमें वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना इंतहाई आसान होगा। लेकिन जब आगे आपके पास कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स आएंगे जैसे SJF, SRTF यानी कि SJF प्रिमिटिव, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि कभी एक प्रोसेस की एग्जिस्टेंस यहां पे होगी, देन यहां होगी, देन यहां होगी, तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसने कितना वेट किया है प्रोसेसर के लिए। इसलिए अभी से हम इन फॉर्मूला को यूज करेंगे ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट? तो फॉर्मूला कौन कौन से हैं? अगर आपने टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है जी, ये है आपके पास टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला। इसी तरह आपके पास वेटिंग टाइम का फार्मूला क्या है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, राइट? ये है आपका क्या? ये आपका वेटिंग टाइम का फार्मूला है और ये आपका जो है टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला है। इसे आपने याद रखना है तमाम एल्गोरिथम्स के लिए। ये तमाम तरह एल्गोरिथम्स में हम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं टर्न अराउंड टाइम को, ठीक है? तो आपके पास P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम तो हमारे पास मौजूद है। अब कंप्लीशन टाइम किसे कहते हैं? देखिए, आपने इस गैंट चार्ट से पता लगाना है किस चीज का? आपने पता लगाना है बेसिकली इसके कंप्लीशन टाइम का। कैसे? देखिए, अगर P1 है तो P1 के राइट साइड पे जो एक नंबर होगा वो उसका कंप्लीशन टाइम होगा। एक बात। दूसरी बात, देखें अभी तो ये सिंपल एल्गोरिथम है जिसमें P1 की एग्जिस्टेंस एक ही दफा है। लेट्स से अगर P1 यहां पे भी होता है एक दफा और P1 और यहां पे 15 होता, तो आपने फिर ये नहीं कहना था कि P1 का कंप्लीशन टाइम 1 है, आपने फिर कहना है कि P1 का कंप्लीशन टाइम 15 है, राइट? तो जो इसकी लास्ट एग्जिस्टेंस पे राइट पोजीशन पे होगा वो इसका कंप्लीशन टाइम होगा। इस केस में इसकी कोई और एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं है, तो आपने P1 के राइट साइड पे देखना है क्या है? 1। तो इनका कंप्लीशन टाइम आपके पास क्या आ गया? 1, ठीक है? और P2 का इसी तरह 3, इसी तरह P3 का आपके पास 8 आ जाएगा, P4 का आपके पास 13 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं जरा। टर्न अराउंड टाइम आपके पास क्या है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 1 माइनस 0 इज इक्वल टू, देखिए अराइवल टाइम क्या है P1 का? 0। तो 1 माइनस 0 से क्या आता है? 1 आपके पास, राइट? इसी तरह अब आपने P2 का कैलकुलेट करना है। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है आपके पास? 3, ठीक है? तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 1, 3 माइनस 1 से आपके पास क्या आ रहा है? 2, राइट? इसी तरह आपके पास फिर P3 है, ठीक है? तो P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 8।
तो 8 माइनस, और आपके पास P3 का अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 8 माइनस 4 से आपके पास क्या आ जाएगा 4, राइट। अच्छा, एक चीज और मैं आपको एक टिप बता दूं, वो ये है कि इसमें आपके पास आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। अगर नेगेटिव में आया तो समझ जाइएगा कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम की है, राइट। अब हम करने जा रहे हैं क्या, P4 को, तो P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है 13 माइनस, और अराइवल टाइम क्या है 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 8। तो 1 2 4 8 आपके पास क्या आ गया, टर्न अराउंड टाइम आ गया, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम। तो अब वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फार्मूला यूज करना है। तो वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अब देखें क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम हमारे पास आ गया और बर्स्ट टाइम हमारे पास ऑलरेडी है, तो आपने इनको माइनस करके आपस में आप क्या कैलकुलेट कर लें, वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लें। अच्छा देखें, वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के बाद आपने इसकी एवरेज भी फाइंड करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आपने वेटिंग फॉलो अप कर ली तो बस उसके बाद खत्म हो गया प्रॉब्लम। असल मकसद हमारा यह है कि हम इसका एवरेज फाइंड करें कि एवरेज क्या है, एक प्रोसेस ने एवरेजली कितना वेट किया प्रोसेसर की एग्जीक्यूशन के लिए, राइट। तो आप इधर देख लें, वेटिंग टाइम में वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो 1 माइनस 1 आपके पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 0, राइट। इसी तरह आपके पास है प्रोसेस 2 का टर्न अराउंड टाइम क्या है 2 और अराइवल टाइम क्या है 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, राइट। इसी तरह आपके पास P3 है, तो उसका टर्न अराउंड टाइम है 4 और अराइवल टाइम है क्या 4, तो 4 माइनस 4 क्या आ गया 0, राइट। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो P4 है उसका टर्न अराउंड टाइम क्या है 8 और बर्स्ट टाइम क्या है 5, तो आपने कर देना है 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब यह है कि P1 को 0 सेकंड इंतजार करना प्रोसेसर का पड़ा, इसी तरह P2 को 1 सेकंड करना पड़ा, P3 को 0 सेकंड करना पड़ा और P4 को 3 सेकंड करना पड़ा। आप इधर देखें, अगर P1 को हम देखें जरा पहले इधर P1 को, तो P1 को कितना इंतजार करना पड़ रहा है प्रोसेसर के लिए, 0 पे वो आया और उसको 0 पे ही प्रोसेसर मिल गया, तो उसको 0 सेकंड इंतजार करना पड़ा है, राइट। इसी तरह अगर आप P2 को ले लें तो देखिए P2 1 सेकंड पे आया है, तो उसको 1 सेकंड वेट करना पड़ा है इसका, ठीक है, इस प्रोसेसर का, तो 1 सेकंड उसका वेट हुआ, तो यहां पे आपके पास आ गया। इन चीजों में मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको अभी इस चार्ट में ये चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं लग रही, लेकिन आगे के एल्गोरिथम्स में ये चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी, ठीक है। तो आप इस प्रोसीजर को स्टार्ट से फॉलो अप करेंगे तो फैमिलियर रहेंगे, राइट। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसका एवरेज, तो 0 + 1 + 0 + 3, तो ये आपके पास आ गया क्या 4। एवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय सम, राइट। तो आप इस तरह देख लें कि ये कितने हैं 1 2 3 4, 4 प्रोसेसेस हैं, तो आपने 4 को इस तरह रख लेना है नीचे, ठीक है, टोटल जितने नंबर्स हैं, और फिर इन सब का सम कैलकुलेट कर लें। तो यहां पे आपके पास क्या आ रहा है 0 + 1 + 0 + 3, तो इससे क्या आ रहा है आपके पास 4/4, तो मतलब क्या 1 सेकेंड एवरेज वेटिंग टाइम है आपके पास। किस चीज का, एक प्रोसेस ने एवरेजली 1 सेकेंड वेट किया सीपीयू की एग्जीक्यूशन के लिए, राइट। तो ये था आपके पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पहला एल्गोरिथम शेड्यूलिंग का। आई होप सो ये प्रोसीजर आपको समझ आया होगा। इसके ऊपर आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रैक्टिस करें ताकि आप इस प्रोसीजर से फेमिलियर हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एसजेएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे, एसजेएफ नॉन प्रिमिटिव को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।